अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम एक अच्छी खबर से करते हैं और अच्छी खबर यह है कि आज महीने की पहली तारीख यानी कि अगस्त की आज पहली तारीख और आज हमें यह खबर मिली कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी हुई है। यकीनन जब इजाफा होता है तो हम तनकीद करते हैं, खुलकर तनकीद करते हैं, सवाल पूछते हैं कि आखिर ये कब तक होता रहेगा, अवाम को रिलीफ मिलेगा तो कब मिलेगा, या ये रिलीफ के सिर्फ दावे हैं, सिर्फ नारे हैं। और जब कम हो रहा है तो भले वो कम हुआ है, मतलब कम भी हुआ है तो कम कम हुआ है, लेकिन हुआ तो है। और जब हुआ है तो उसका यकीनन हमें फ़ायदा भी उठाना चाहिए। और वो कहते हैं कि मेक हे वाइल द सन शाइन्स। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों का मुतालबा अब भी कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस्लामाबाद में सेक्रेटेरिएट है जिसको सील किया गया था वो कल डी सील हुआ, लेकिन जब डी सील हुआ तो उसके बाद पता ये चला और उनका कहना यह था कि जी जो भी हमारा रिकॉर्ड था, जो कुछ भी अंदर पड़ा था, सब उठा कर ले गए, कुछ नहीं हमें वापस मिला। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जहाँ तक मुश्किलात की बात है तो कभी कभार कुछ एक ऐसी झलक मिलती है जहाँ पर लोगों को लगता है कि जी हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शायद बेहतर होने जा रहे हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करती है एहतजाजी सियासत की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करती है भूख हड़ताल की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि जी हमें हमारी मखसूस नशिस्तें अगर ना मिलें तो हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे और हमारे साथ जो हमारे इत्तेहादी हैं हम उनके साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये कोशिशें रंग लाएंगी या नहीं लाएंगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी यानी कि इमरान खान साहब रिहा हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? पीपल्स पार्टी क्या किरदार अदा करेगी? क्योंकि पीपल्स पार्टी का एक हमें एंगल ये नज़र आता है कि कहा जाता है कि जी वी आर नॉट इन इट, वी आर नॉट पार्ट ऑफ इट, लेकिन फिर उसके बाद नज़र आता है कि वो हुक्मरान जमात यानी कि PMLN का साथ देते हैं। मिनिस्ट्रीज़ नहीं ली हुई लेकिन फिर पहले ना करके हाँ करते हैं। और अभी भी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बात हो रही थी तो उस वक्त यही सुनने में आया और कहा भी गया कि जी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी माजी में ऐसा हो चुका है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ पर पाबंदियाँ लगी हैं और उसमें से हासिल वसूल कुछ भी नहीं हुआ है। सो आज के प्रोग्राम में हम तमाम इशूज़ को, अहम इशूज़ को डिस्कस करेंगे, मईशत को भी डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड एंड व्हाट इज़ बेटर फॉर पाकिस्तान। तो इस सब पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। आज के प्रोग्राम में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे लाहौर स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और हमें ज्वाइन किया है PMLN से राना एहसान अफजल साहब ने। राना एहसान अफजल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो टुनाइट। एंड हमारी खुशकिस्मती है कि आज अब हमारे प्रोग्राम में हैं और खुशकिस्मती इस तरह से भी है बिकॉज सिंस यू आर सो क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब कि जो काबीना के मामलात हैं या जो हुकूमती मामलात हैं उस पर आई पर्सनली बिलीव दैट देयर कैन बी नोबडी बेटर देन यू टू आंसर ऑल दैट्स हैपनिंग विद इन द गवर्नमेंट। सो सबसे पहले राना साहब, डेफिनेटली इट्स अ रिलीफ, भले कम ही सही लेकिन रिलीफ है कि पेट्रोल कम हुआ है, डीजल कम हुआ है, लेकिन आवाम को साथ में ना एक परेशानी इसके साथ ही लग जाती है कि ये बढ़ाया ज़्यादा था, कम सिर्फ 6 रुपये कुछ पैसे हुआ है और ये हमें जो 6 रुपये कुछ पैसे कम किया गया है ये बस सिर्फ 10-15 दिन की खुशी है, फिर उसके बाद हमें मज़ीद ऊपर लेकर चले जाएंगे, यानी कि जो पहले था उससे भी ऊपर मामला चला जाएगा। तो हुकूमत क्या प्लान करने जा रही है? ये भी कुछ ऐसी इतला आई थी कि जो प्राइसेस का तयन है ये गवर्नमेंट अपने हाथ से इख्तियार दे रही है पेट्रोलियम कंपनीज को, ताकि जो गवर्नमेंट पे क्रिटिसिज्म होता है हर बार कि जी पेट्रोल महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया, वो ना हो। जी राना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गालिबन आप डी रेगुलेशन ऑफ द पेट्रोलियम मार्केट की बात कर रहे हैं, वो अभी कोई फाइनल उसने शक्ल नहीं इख्तियार की। बहरहाल देखें, हम समझते हैं कि अब वो वक्त गुजर गया है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों पे सियासत हो। ये इंटरनेशनली जो है इंपोर्ट होता है आपका क्रूड और आपकी कुछ रिफाइनरीज हैं जो उसको रिफाइन करती हैं, तो इसका प्योरली इदराक जो है इंटरनेशनल प्राइसिंग से है और आपके रुपए और डॉलर की फ्लक्चुएशन के ऊपर है। तो जो हमें रिलीफ मिलता है वो हम आवाम को ट्रांसफर कर देते हैं और अगर कभी ना मिले, महंगा हो जाए, तो वो भी हमें ट्रांसफर करना पड़ता है। लेकिन देखें, जो अच्छी खबर है वो ये है कि महंगाई की शरह जो जुलाई की है वो 11.1% पे आई है। तो महंगाई जो है वो कम हो रही है। अब आप कहेंगे बिजली के बिल तो ज्यादा आ रहे हैं, तो बिल्कुल ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि कंजम्पशन जो है वो गर्मियों में बढ़ जाती है, लेकिन ओवरऑल महंगाई की शरह नीचे की तरफ है और ये बहुत मुस्बत इशारे हैं। आपने हालिया दिनों में फिच की क्रेडिट रिपोर्ट भी देखी पाकिस्तान की डेट रीपेमेंट के हवाले से, और एक्सटर्नल साइड के ऊपर पाकिस्तान वो वहां भी बेहतरी है। तो इस पे बड़ी मेहनत हुई है, बड़ी मुश्किल से हम बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं और जो जिस माशी दलदल में हम फंसे हुए थे उससे हम निकल रहे हैं।
ठीक है, आपने सही कहा, आपने फिच का हवाला दिया। वहीं पर फिच का वो हवाला भी है कि जहां वो ये कहते हैं कि ये हुकूमत 18 महीनों की मेहमान है। तो वो फिच ने नहीं कहा, वो फिच की एक सब्सिडरी है, और वो सब्सिडरी जो है वो इतनी कोई अहमियत नहीं रखती आलमी रिपोर्टिंग के अंदर क्रेडिट रेटिंग के हवाले से, तो उसको फिच का हवाला देके कोट किया जाता है। लेकिन फिच की जो असल रिपोर्ट है उसमें कोई ऐसी बात नहीं की गई और उसमें पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को इम्प्रूव कर दिया। ठीक है, जहां पर आप कह रहे हैं कि आप एक बड़ी पिक्चर को देख रहे हैं, वहीं पर राना साहब जब घर में कोई झगड़े होते हैं ना, जिस तरह घरों में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है, तो उस पर घर का जो सरबराह होता है वो कहता है कि ये घर की जो सारी चिकचिक है मुझे इससे दूर रखो, मेरा फोकस जो है वो इससे बड़े इश्यूज पर है। तो गवर्नमेंट क्या इस तरह से नहीं सोच सकती है कि ये देखें हम मईशत को ठीक करने के लिए निकले हैं, हुकूमत कौन सा कोई हाथ से जा रही है, अगर पीटीआई की मखसूस नशिस्तें उनको मिल जाती हैं, लेकिन वहां पर हुकूमत ने अपना एक बड़ा सख्त स्टांस रखा, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, पीटीआई को ये मखसूस नशिस्तें नहीं देनी है। नहीं, देखें, बात यह है कि अभी आपने पार्लियामेंट में जो कानून साजी हुई है आपने उसको देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, उसमें कोई नया कानून मुतारिफ नहीं कराया गया। उसमें जो पुराने कानून थे, इलेक्शन एक्ट 2017 था, जो पुराना आईनी और कानूनी मामला था, उसको री इन्फोर्स किया गया है, उसको रिक्रिएट किया गया है कि ये सबक कह लें कि सबक याद करवाया गया है कि पार्लियामेंट ने उसी कानून को सबक याद दिलाया है कि ये कानून है, ये आइन है, इसको फॉलो होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जहां लोगों का काम आइन की तशरीह करना है और वो तशरीह से बढ़ के कहानी लिखना शुरू कर देते हैं या नुक्तों को कौमों में तब्दील कर देते हैं जो वो नहीं कर सकते, जो वो आइन की अमेंडमेंट नहीं कर सकते, वो आइन को जो है वो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं ला सकते उसकी, तो वहाँ मेरे ख्याल से पार्लियामेंट अपना रोल अदा कर रही है और कानून को सिर्फ रिपीट किया जा रहा है जो ऑलरेडी कानून है, तो नई कानून साजी तो नहीं की। बिल्कुल ठीक है। बैरिस्टर साहब, आपने राना साहब को सुना, उनका ये कहना है कि इशारे ठीक आ रहे हैं, तो अगर इशारे ठीक आ रहे हैं तो आप वो अप्रोच क्यों नहीं लेके चलते कि जो PMLN की थी? मुझे याद है कि पंजाब असम्बली का सेशन था, तो बाहर पंजाब असम्बली की स्टेज पर 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे बिलाल यासीन साहब मिले। मैंने उनसे कहा, मैं बिलाल यासीन साहब आप देखें ना गवर्नमेंट क्या कर रही है, PTI की गवर्नमेंट क्या कर रही है, महंगाई भी हो रही है, मसाइल भी हैं, गवर्नेंस के भी इशूज़ हैं। तो उन्होंने कहा जी हम चाहते हैं कि ये अभी ज़रा करें ताकि एक दफ़ा ये एक्सपोज हो जाएं खुलकर। तो ये अप्रोच आपकी भी हो सकती है कि ठीक है अब जब आपने हुकूमत बनाई ली है इत्तेहादियों के साथ मिलकर, तो ठीक है करके दिखाएं, रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिखाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली साहब, सबसे पहली बात तो ये है, जिस तरह आगे राना एहसान अफजल साहब ने बात की, फिच की रिपोर्ट के हवाले से अगर उसी को ले लें तो वही बात है कि मीठा मीठा हब हब और जो है फीका फीका तू तू, कि एक रिपोर्ट जिसके अंदर एक चीज़ को वाज़े तौर पे लिख दिया गया कि 18 महीने के मेहमान है ये हुकूमत, और उसके पीछे एक रीज़न है। आपकी इस बात का जवाब उसके अंदर बिल्कुल पन्हा है कि ये हुकूमत जब आई तो इसके पास वो मैंडेट नहीं था। सबको पता है, ये रोज़ रोशन की तरह बात यहाँ है कि इस गवर्नमेंट के पास मैंडेट नहीं है, चोरी शुदा मैंडेट है, ये फॉर्म 47 के ऊपर खड़ी हुई हुकूमत है, और यही वजह है कि इनसे कोई चीज़ संभल नहीं रही। अगर आप महंगाई की बात कर रहे हैं, आप कहते हैं 11.1% पे आ गई, तो मुझे बताएं आज आम आदमी को क्या रिलीफ मिला है? आज बिजली के बिलों के हवाले से लोग अपने घर के बर्तन बेचने पे मजबूर हो गए हैं। आज लोग पेट्रोल प्राइसेस आज कम हुई हैं, हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन साथ ये डिमांड भी करते हैं कि ये कम है, बहुत कम है, इससे आम आदमी का कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं। एक आम आदमी जो रोज़ सुबह उठ के बेचारा अपनी दिहाड़ी पे जाता है और बाइक पे जाता है, वो 280-90 रुपए का पेट्रोल नहीं डलवा सकता। तो इस हवाले से और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। होता ये है कि 15-15 दिन बाद प्राइसेस बढ़ाई और उसके बाद एक छोटा सा उसके अंदर माइनर सा कट ले आए और कहा कि हमने सब कुछ अपनी साइड पे ठीक कर दिया है। मेरा ख्याल है ये भी कोई दुरुस्त इकदाम नहीं है। अच्छा, और जहां तक इस पे बैरिस्टर साहब, जिस तरह अभी राना साहब भी कह रहे थे, देखें आपकी भी गवर्नमेंट रही है और आप इस तरीकेकार से वाकिफ हैं कि जो परचेजिंग होती है उस पर डिपेंड करता है कि अभी जो लास्ट लॉट आई होगी वो सस्ती पड़ी होगी उस वक्त की मार्केट प्राइस के मुताबिक, और चूंकि सस्ती पड़ी तो उसमें फिर गवर्नमेंट ने रिलीफ दे दिया। अब जब आप बाय कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं उसका भी एक इम्पैक्ट होता है, डेफिनेटली होता है। तो उस इम्पैक्ट के पेश नज़र गवर्नमेंट भी फिर मजबूर हो जाती है और मजबूरी के तहत प्राइसेस बढ़ानी पड़ती हैं। सर देखें, गुजारिश ये है, जिस तरह आपको याद होगा जब इमरान खान हमारी गवर्नमेंट थी
उस गवर्नमेंट के अंदर हमने जो प्राइसेस पेट्रोल और जो डीजल की रिड्यूस की थी 70 to 80 रुपीज़ पर लीटर की थी, आपको याद होगा, और उसको हमने सस्टेन किया था 2-3 महीने, और उसके बाद उन प्राइसेस को, लेकिन वो भी जब हमने बर्डन शिफ्ट किया तो बहुत माइनर करके और कोशिश की थी। और आप हमारी प्राइसेस ले लें सर, उस वक्त 140-150 रुपए का पेट्रोल या डीजल मिलता था। आज आपकी जो इकोनॉमी है वो बेस कर रही है सारी एग्रीकल्चर के ऊपर। आपने इंडस्ट्री तो सारी वैसे ही बंद कर दी। इंडस्ट्रियलिस्ट तो बार बार आपके सामने आकर ये कह रहे हैं, जो पिछली गवर्नमेंट के अंदर मौजूद भी थे, और उसके साथ साथ आपके अपने लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री तबाह हो रही है, इतने महंगे बिजली के ऊपर मुमकिन ही नहीं है कि सरवाइव कर सकें। तो जब इन हालात के अंदर आप इस तरह की बात करेंगे तो मेरा ख्याल है वो मुनासिब बात नहीं है। और गवर्नमेंट का मकसद क्या होता है? गवर्नमेंट को हम लेकर तो इसलिए आते हैं कि रिलीफ दिया जाए अवाम को, टैक्सेस हमसे कलेक्ट करते हैं, जहाँ पे सब्सिडी देने की ज़रूरत है वहाँ पे दी जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, सब्सिडीज़ लेके बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ली जाती हैं। ये कंट्रोवर्सी भी आपके सामने है। कोई कह रहा है कि जी मैंने 12 करोड़ की गाड़ी लेनी है, कोई कहता है 14 करोड़ की गाड़ी लेनी है। पार्लियामेंट के अंदर बैठ के सवाल आज ये उठ रहा है कि जनाब हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं, हमारे जो बिजली के बिल हैं इनको जो है माफ़ किया जाए। तो मेरा ख्याल है ये पार्लियामान के अंदर गुफ्तगू होने वाली नहीं, बल्कि गुफ्तगू जो होने वाली है वो आम आदमी के हवाले से होने वाली है कि उसको किसी तरीके से रिलीफ दिया जाए। ऑस्टेरिटी की बात की, इस पर मैं इमरान साहब की तरफ दोबारा जाऊंगा, उनसे पूछूंगा। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब ने भी ज्वाइन किया है। तैमूर साहब के बारे में एक बात तो है कि ही इज़ अ हार्ड वर्किंग मैन, पॉलिटिकली भी एंड पर्सनली भी। तो आज का मेरा ख्याल में वर्कआउट तैमूर साहब आपका अच्छा रहा होगा। I can see that you've just come back from a workout. So तैमूर तालपुर साहब, as far as your political party is concerned, कहाँ खड़ी है? क्योंकि बहुत से मामलात ऐसे हैं जहां पर वो हुकूमत को कहती है कि ना हम आपके साथ नहीं हैं, हम आपकी इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे। बजट मंजूर करवाना हो या पार्टी पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई पे पाबंदी लगानी हो या कोई भी और इस तरह का मामला हो। सो आपकी पार्टी के बारे में यही कहा जाता है कि जी पहले वो कुछ कहते हैं फिर कंसीड कर जाते हैं। तो ये क्या यही आपकी पॉलिटिकल अप्रोच है और यही कंटिन्यू भी करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँ कि आपके मोहब्बत में मैं अपना वर्कआउट आधे में छोड़ के आया, कंप्लीट नहीं किया। देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर स्टैंड है। हमने बड़ा वादे किया है इस बात को कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर हमारे पास बेहतर ऑप्शन होती इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए तो हम उन ऑप्शंस को जरूर एक्सप्लोर करते, पर देयर इज नो ऑप्शन अवेलेबल एट द मोमेंट। आती है बात हमारे तरीक़ेकार की, तो हमारा तरीका बड़ा साफ और सुथरा है। बिल्कुल हम हुकूमत के साथ हैं, हम हुकूमत के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, हम हर अच्छी चीज में उनके साथ चलने को तैयार हैं। इशू कब आता है? इशू सिर्फ तब आता है जब ये कंसल्टेशन नहीं करते, जब ये वन साइडेड डिसीजन लेते हैं। वन साइडेड डिसीजन लेने का इनको हक नहीं है, क्योंकि ये आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से ही हुकूमत में बैठे हुए हैं। लिहाजा इनको चाहिए जिस पोजीशन में है ख्याल से चलें, एक एक कदम संभाल के देखें अपना, और ऐसे फैसले ना करें जो अवाम के खिलाफ हों। तो जब तक हमें कॉन्फ्रेंस में लिया जाएगा, जब तक सदर ज़रदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो को ऑन बोर्ड रखेंगे, तो ये हुकूमत इंशाल्लाह ताला स्मूथ सेलिंग करेगी। बहुत से मुश्किलात, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं इस हुकूमत के लिए जो ये फेस कर रही है, और हम उनके साथ खड़े और मसले बताएं। ठीक है। सो यू नो विद द गवर्नमेंट, लेकिन आप जहां पे आपको लगता है कि गवर्नमेंट गलत है, तो क्या ये जो अभी ऑस्टेरिटी की बात हो रही थी, क्या इसमें फेडरल गवर्नमेंट ठीक चल रही है, ठीक कर रही है? आपकी गवर्नमेंट को भी इसमें शामिल कर लेते हैं कि आपकी गवर्नमेंट में भी क्या आपने कोई ऑस्टेरिटी के मेजर्स लिए कि पैसा बचाया जाए, खर्चा कम किया जाए? हमारे यहाँ काफी ऐसे हमारे वुज़रा हैं जो कि अपनी तनख्वाहें भी नहीं ले रहे, उन्हें फॉरफिट कर दी है। उसके अलावा ये एक छोटी सी चीज है जो सुनने में बड़ी अच्छी आती है, पर एज सच कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट इकोनॉमी पे नहीं पड़ता। आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली जो फ्यूल देते थे सरकारी अफसरान को, और जो फ्यूल देते थे इसको हमारे मिनिस्टर्स को, वो भी स्लैश आउट बाय 50% हो गया है। तो यू आर जस्ट गिविंग 50% ऑफ द फ्यूल। पर ये भी जो है डजंट मैटर, इट डजंट कम इन द बिग काउंट्स, के से बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। पर यस, वी नीड टू कट डाउन ऑन ऑल अननेसेसरी एक्सपेंसिव। फॉरेन ट्रिप्स को लिमिट करना चाहिए। ये बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास के मजाक खत्म कर देने चाहिए। जब तक हम इस मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा नहीं करते, तो बहुत सी चीजें हैं जो हमें सैक्रिफाइस करनी चाहिए, और हम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक। राना साहब, आपकी तरफ आते हुए, आपकी फेडरल गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं ऑस्टेरिटी के?
पीटीआई की गवर्नमेंट थी, जैसी हुकूमत बनी तो उस वक्त हमने देखा कि कई गाड़ियां बेची गई प्राइम मिनिस्टर हाउस की, वो उस वक्त जो वहाँ पर जानवर भी थे, भैंसें वगैरह भी थी, वो भी बेची गई। तो आपकी गवर्नमेंट ने ऑस्टेरिटी के लिए क्या किया अब तक? देखिए, हमारी गवर्नमेंट एक तो डाउन साइजिंग के ऊपर काम कर रही है। आज एक तवील लिस्ट आई है प्राइवेटाइजेशन के लिए या बंद करने के लिए, महकमे जिनको बंद करने की ज़रूरत है वो उस पर काम हो रहा है, और वो अभी 1.5 माह के अंदर या 2 माह के अंदर वो एक फाइनल प्लान आ जाएगा जो प्रैक्टिकल फॉर्म में कोई 8 से 10 वजारतें हैं जिनको ख़त्म करना है, 100 से ज़्यादा अदारे हैं जिनको हमने वफाक में ख़त्म करना है। फिर आपकी पूरी कैबिनेट जो है वो तनख्वाहें नहीं ले रही, इकोनॉमी में ट्रैवल कर रहे हैं, किसी के पास लग्जरी गाड़ियां नहीं इस्तेमाल हो रही फेडरल कैबिनेट की तरफ से, कोई लंबी स्कॉट नहीं है किसी के पास सवाए जिसको सिक्योरिटी के रिस्क है उनको जो है वो तो ये हर लिहाज से हुकूमत जो है वो डाउन साइजिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑस्टेरिटी मेजर्स जो है वो अपनाए हुए है। कोई नई गाड़ियां नहीं परचेज की जा रही। तो मैं समझता हूँ कि यही हुकूमत का रोल है कि वो जहाँ अवाम मुश्किल में है वहां वो खुद भी करके दिखाए। तो अच्छा, क्या उस पर आपने ये नहीं सोचा कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, उनको जो दी गई मराहत हैं, उनको घर भी मिलता है, उनको कई हज़ार यूनिट बिजली भी फ्री मिलती है, उनको फ्यूल भी मिलता है, उनको और भी दीगर मुलाजिम भी मिलते हैं जो कि सरकार के फंड से उनको तनख्वाहें दी जा रही होती हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी इसी तरह से कई हज़ार यूनिट बिजली मुफ्त फराहम की जाती है, बल्कि पिछले दिनों में तो ऐसी एक एप्लीकेशन भी सामने आई थी कि जहाँ पर कहा गया था कि जी वो यूनिट की जगह इनकैश कर दें। तो जहाँ पर अभी आपने कुछ देर पहले ये कहा कि जी सबक आपने याद दिलाया, तो ये वाला भी तो सबक उन सबको याद दिला दें कि जहाँ पर हर किसी को बहैसियत पाकिस्तानी अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है, ब्यूरोक्रेसी को अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। देखिए, बिल्कुल इसको किया जा रहा है, और उन ऑस्टेरिटी ड्राइव में ये मुफ्त बिजली, वैसे तो ना सियासतदानों को मुफ्त बिजली मिलती है ना ब्यूरोक्रेट्स को उस तरीके से मुफ्त बिजली मिलती है। अगर कोई मखसूस अदारा है जिसको कोई मुफ्त बिजली दी जा रही है तो उसको देखा जा सकता है। मिनिस्टर इनक्लेव है, वहाँ वही नॉर्मल रेट है बिजली का। आपके दीगर और अदारे हैं जिस तरह पार्लियामेंट लॉजेस हैं, वहाँ भी बिजली के वही रेट्स हैं जो नॉर्मल रेट्स होते हैं। लेकिन इनको रिव्यू जरूर करना चाहिए, और ऑस्टेरिटी की जो कमेटी है वो इन चीज़ों को रिव्यू कर रही है। तो अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान साहब ने कहा था जुनेजो दौर में 1100 जो सीसी की गाड़ी है उसको इस्तेमाल करने का मामला शुरू हुआ था। वो नहीं हो सकता कि हम वो 1100 सीसी की गाड़ी पर आ जाएं, 800 सीसी की गाड़ी पर आ जाएं? देखें, ऑलरेडी जो मिनिस्टर्स हैं वो करोलाज इस्तेमाल कर रहे हैं, और वफाक में तो उस तरह जो है वो डाले और इस तरह की गाड़ियां नहीं होती। ये तो सूबों के अंदर ज्यादा इस चीज का ट्रेंड होता है। आपको डालों की तो वैसे भी जरूरत नहीं है सर। नहीं, सूबे जो है वो अमीर हैं और वफाक जो है वो गरीब है। तो ये निज़ाम जो है वो इसी तरह है। लेकिन बिल्कुल देखें, ऑस्टेरिटी तो इज अ नो, इस पर कोई डिबेट नहीं है, और गवर्नमेंट इसको बिल्कुल अप्लाई कर रही है। कहीं आपको जो है शाहाना खर्चे नहीं नजर आ रहे हुकूमत की तरफ से। ठीक है राना साहब, आपसे दीगर मेहमानों से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। इस मौके पर टेक ए शॉर्ट ब्रेक, मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। कम बैक आफ्टर ब्रेक की गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। बैरिस्टर साहब, अभी राना साहब से बात हुई ऑस्टेरिटी की। आपकी गवर्नमेंट ने भी जो ऑस्टेरिटी के मेजर्स लिए थे उनके बारे में मैंने मुख्तसरन कुछ उसका हवाला मैंने दिया। बाकी जहाँ तक कैपेसिटी पेमेंट्स पर आपकी पार्टी भी आजकल बड़ा इस पर आवाज़ उठा रही है, गवर्नमेंट से सवाल पूछ रही है कैपेसिटी पेमेंट्स को लेकर। तो अभी कल ही के प्रोग्राम में ये कहा जा रहा था कि जी कैपेसिटी पेमेंट्स की आप बात तो कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे IPPs हैं जिनके लाइसेंसेस आपकी गवर्नमेंट में दिए गए। ये इस पर राना साहब चूँकि फेडरल कैबिनेट की मीटिंग में बैठते हैं तो इसलिए इस पर राना साहब भी अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन पहले आप बता दीजिए। सर, बात बड़ी सिंपल सी है। अगर किसी ने भी जो है इन IPPs के हवाले से एग्रीमेंट्स किए हैं जिससे आज पाकिस्तान की आवाम सफ़र कर रही है, ये स्टार्ट हुए थे, याद रखना चाहिए हमें 93-94 के अंदर जब ये फर्स्ट टाइम IPPs का कॉन्ट्रैक्ट हुए। और उसके बाद इस चीज़ को भी याद रखना चाहिए कि 94 से लेकर 2018 तक या 19 तक किसी गवर्नमेंट ने IPPs के हवाले से कभी कोई बात नहीं की। फॉर द फर्स्ट टाइम इमरान खान की गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया और इनको रीनेगोशिएट किया, और उस डॉलर को हमने एक प्राइस के ऊपर सेट किया जो आज भी चल रहा है, वरना आज ये अनकंट्रोलेबल चीज़ें थी। लेकिन मेरी फिर गुजारिश है, और मैं इस हवाले से बड़ा क्लियर हूँ कि अगर हमारी गवर्नमेंट के अंदर, हमारे किसी मिनिस्टर के रजीम के अंदर इस तरह के IPPs कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं जिससे सफ़र कर रही है पाकिस्तान की अवाम, तो ही शुड ऑल्सो बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट। बट एट द सेम टाइम जो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट्स रही जिन्होंने इस चीज़
इसको इनिशिएट किया, अगर उनके अंदर भी इस तरह की काली बेड़े मौजूद हैं जो बिलाशुबा मौजूद हैं, उन सारों को भी सामने लेकर आया जाए। ये तो ख़ानदान के ख़ानदान इसके अंदर इस हमाम के अंदर नंगे हैं पूरे। आप देखें मियाँ साहिबान की फैमिली जो है वो IPPs की ओनरशिप लेती है, उनके ज़ाती रिश्तेदार इसकी ओनरशिप ले रहे हैं और उसको डिनाई नहीं कर रहे, और कैपेसिटी पेमेंट्स के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की जो है वो मामलात कर रहे हैं। और जब हम बात करते हैं पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी कहती है जी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम तो उनके साथ बैठे हैं। मुझे तो अली भाई इस बात पे भी कई दफ़ा होता है कि ये ना हो किसी दिन ये सिंध गवर्नमेंट के हवाले से भी कहें कि वो भी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उससे भी हम जो है वो बरियो जिम्मा है। तो अल्लाह करे कि वो। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं बैरिस्टर साहब, पीपल्स पार्टी का मुझे याद है कि 2014 के जब धरना हो रहा था ना, और बाहर वहाँ पर असेंबली पार्लियामेंट के बाहर मेन रोड पर एहतजाज हो रहा था और बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे लोग मौजूद थे, नारेबाजी हो रही थी और मुश्किल से इजलास भी पहले नहीं हो पा रहा था, फिर इजलास हुआ, तब भी पीपल्स पार्टी PMLN की गवर्नमेंट थी साथ खड़ी हुई, क्योंकि पीपल्स पार्टी हमेशा से कहती है कि जी फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी हम जमहूरियत को चाहते हैं कि उसकी कंटिन्यूएशन हो, हम नहीं चाहते कि कुछ ऐसा हो कि जिसकी वजह से फिर हमारा हमेशा के लिए ही कहानी लपेटी जाए। सर बात यह है, देखें अगर तो जमहूरियत के साथ खड़ा होना है तो आज पीपल्स पार्टी के अपने लीडरशिप इस बात को कह रही है कि ये जो गवर्नमेंट बनी है मुस्लिम लीग नून की, इनके पास मैंडेट नहीं था गवर्नमेंट बनाने का। आज भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर पार्लियामान के अंदर मौजूद है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, और एक स्टेज वो भी था, आपको भी शायद इस बात आपको भी ये बात याद होगी कि पीपल्स पार्टी चाहती थी कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठ के गवर्नमेंट बनाएं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बात को जानती है कि अगर हकीकी जमहूरी कोई जमात वोट लेकर आई है पाकिस्तान की अवाम का तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इसी वजह से आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि उसके अंदर जमहूरी इक़दार मौजूद हैं, जमहूरी लोग हैं, वो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। बार बार उनकी लीडरशिप आगे, जिस तरह आगे हमारे जो है तालपुर साहब ने भी ये बात की कि वो जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, क्योंकि ये कोई अच्छा काम करेंगे तो वो जिम्मेदारी उठाएंगे, वो तो कोई अच्छा काम कर ही नहीं रहे, अवाम को डिलीवर कर नहीं रहे। ये हुकूमत आए दिन ये बात सामने आती है और ऊपर से ये कहते हैं कि हम सबक सिखाएंगे। ओ भाई आप हुकूमत है, आपने किसको सबक सिखाना है? नहीं है। ये तैमूर तालपुर साहब जो 8 फरवरी सन 2024 की जो इलेक्शन कैंपेन थी, इसमें हमने ये देखा कि जो इकट्ठे रहे एज PDM गवर्नमेंट, PTI की हुकूमत खत्म होने के बाद, यानी कि आप और PMLN, वो एक दूसरे पर तनकीद कर रहे थे और यही कह रहे थे जी हम जिम्मेदार नहीं, वो कह रहे थे जी हम जिम्मेदार नहीं। जिस तरह मुझे याद पड़ता है नवीद कमर साहब की तारीफ़ें करते रहे शहबाज शरीफ साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, लेकिन बाद में फिर आप ही की पार्टी से SN इकबाल, ख्वाजा आसिफ साहब नवीद कमर साहब पर तनकीद कर रहे थे, नवीद कमर साहब इन पर कर रहे थे, बिलावल साहब भी अपनी अपनी तकारीर में यही कह रहे थे कि जी इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, तो हमारे हाथ में चीज़ें नहीं थी, ये चला रहे थे सब। तो अब भी आपकी पार्टी फिर यही करेगी कि आखिर में जाकर कह देगी जी देख लें हमने तो पहले ही कहा था कि हम जिम्मेदार नहीं हैं, ये PMLN है। आपने बिल्कुल बढ़िया फरमाया अली भाई। देखें पीपल्स पार्टी का अपना सोच है, पीपल्स पार्टी की अपना तरीक़ेकार है, नून लीग की अपनी सोच है, अपना तरीक़ेकार है, हमारे मंशूर अलग अलग हैं। तो ऑफ कोर्स इलेक्शन में तो हम फिर से जाएंगे, आमने सामने इलेक्शन होंगी। इलेक्शन में जो टेम्परेचर होता है, हीटेड होता है, चाहे पीपल्स पार्टी के वर्कर्स की बात करें या नून लीग के वर्कर्स की बात करें, तो जोश जज्बा होता है। आमने सामने हम इलेक्शनें लड़ते हैं, लड़ेंगे, और जब वक्त आएगा इस मुल्क की सालमियत के लिए साथ खड़ा होने का तो हम फिर से साथ खड़े होंगे। हमने कहीं भी खुद को बरियो जिम्मा नहीं किया, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि जो भी नुकसानात होंगे उसकी जिम्मेदार नून लीग ही होगी। भाई ऑफ कोर्स वी आर स्टैंडिंग विद देम, दे आर इन द गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ अस। तो इसीलिए हम बहुत सी बातों पर एतराज करते हैं, बहुत सी बातों पर मियाँ साहब को शिकायत करते हैं जो चीजें हमें सही नहीं लगती। और अच्छी बात यह है कि मियाँ साहब अंडरस्टैंडिंग आदमी हैं, वो देखते हैं जब कोई लॉजिकल बात सदर ज़रदारी कर रहे हैं या चेयरमैन बिलावल भुट्टो कर रहे हैं तो वो उस बात को अहमियत देते हैं और एमिकली जो मसले हैं वो हल भी होते हैं। तो ये मैं आज भी नहीं कह रहा और मैं कल भी नहीं कहूँगा कि हम भाई भाई बन के इलेक्शन लड़ेंगे। अल्लाह करे मुझे खुशी होगी अगर कोई ऐसा सेटअप आ सके जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग सीट एडजस्टमेंट कर सके, मेरे ख्याल से वो पॉसिबल नहीं होगा। तो लिहाजा इलेक्शन में फिर सामने होंगे, नो हार्ड फीलिंग्स। इलेक्शन में सियासत में ये चीजें होती हैं, गर्मा गर्मी होती है, और हमारे जो बड़े हैं वो फिर बैठ कर मामले हल करके हमें साथ बिठाते हैं और हम फिर इस मुल्क की खिदमत के लिए एक साथ इकट्ठा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैपेसिटी पेमेंट वाला जो मामला आजकल चल रहा है, जमात इस्लामी भी इसको लेकर एहतजाज कर रही है, बल्कि उनकी तरफ से तो इशारतन ये कह दिया गया है कि हो सकता है ये हुकूमत गिराने की तहरीक में बदल जाए।
तो कैपेसिटी पेमेंट्स के इशू पर आपकी तरफ से अब तक क्या पेशरफ्त हुई है? आप अवाम तो आपकी तरफ भी देख रही है ना कि चलें आप हमारी आवाज़ बनकर आगे पहुँचें, और ताकत के ऐवानों में आप मौजूद हैं और सदर तमाम आईनी ओहदे भी आपके पास हैं, आपकी पार्टी की लीडरशिप के पास हैं, तो कुछ करके दिखाएं। बिल्कुल कुछ करके दिखाना पड़ेगा। ये ना कि सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए, ये नून लीग के लिए खसूसन बहुत बड़ा एक एजेंडा है जो हमें हिट कर रहा है, जिसका क्योर करना है। डज नॉट मैटर कि इन कंपनीज को कौन ओन करता है, पर इस मुल्क की आवाम के ऊपर जो शदीद लोड आया हुआ है जो कि नहीं पॉसिबल। अभी आपने सुना होगा एक बेचारी औरत ने अपने इलाज के लिए पैसे रखे हुए थे अपने ऑपरेशन के लिए, तो वो उसके बच्चों ने बिल में दे दिए तो उसने खुदकुशी कर ली। तो ये चीजें तो हम नहीं कर, सियासी लोग नहीं कर सकते। और ऑफ कोर्स वी हैव टू कम अप विद दिस। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने ये बात हाईलाइट की है। सदर जरदारी से अभी वो मुल्क से बाहर है, वो जैसे वापस आएंगे मैं समझता हूँ उनकी मियां साहब से भी मीटिंग होगी और ये मसला हमें हल करना पड़ेगा। अगर नुकसान उठाना है तो IPPs नुकसान उठा सकती है, जिन्होंने बहुत प्रॉफिट कमा गया है। इस मुल्क की आवाम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती और हम हर बात में उनके साथ खड़े में। इस चीज में मैं बिलीव नहीं करता कि कोई ऐसी जो आज कैंपेन शुरू हुई है वो कोई गवर्नमेंट गिराने में कामयाब होगी या टर्न आउट हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। हम वी हैव द नंबर्स रिक्वायर्ड। ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी इंशाल्लाह। पर इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि ये मसला आज पाकिस्तान का सबसे खतरनाक, सबसे दुख देने वाला मसला ये इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस है और ये ठीक। राना एहसान अफजल साहब, कैपेसिटी पेमेंट्स और ये जो इशू अब इसने आजकल हर जगह पर यही डिस्कस हो रहा है, हर प्रोग्राम में तकरीबन ये डिस्कस हो रहा है, इस पे गवर्नमेंट क्या कर रही है? और शहबाज शरीफ साहब जब उन तक इस तरह के वाक़यात पहुँचते हैं, जिस तरह अभी एक वाक़या था गुजरांवाला का कि वहाँ पर एक भाई ने अपने सगे भाई को कत्ल कर दिया क्योंकि झगड़ा यही था कि बिजली का बिल जमा करवाना था। फिर एक वाक़या अभी तैमूर तालपुर साहब ने कोट किया और इसी तरह के और भी वाक़यात आए दिन सामने आते रहते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब तक डेफिनेटली ये सब पहुँचती होगी मालूमात। तो हाउ डज ही रिएक्ट टू इट? एंड अगर उनका रिएक्शन है तो वो फिर कहते हैं कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो हमें एक्शन नज़र नहीं आ रहा और ये कैपेसिटी पेमेंट्स की जो ये एक मुश्किल है, ये हमारे सर पर तलवार जो लटक रही है, ये कैपेसिटी पेमेंट्स की वजह से है। नहीं देखें, एक तो जो है इजाफी बिजली होना ये किसी मुल्क के लिए कोई बुरी बात नहीं है, ये तो स्ट्रेंथ होती है। असल चीज ये है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी थी इस मुल्क में वो सीपेक नहीं उस तरीके से फेज 2 लॉन्च हुआ और PTI ने सीपेक को तबाह कर दिया अपने 4-5 सालों के दौर में। ना 2019 में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, ना 20 में हुई, ना 21 में, ना 22 में, ना 23 में, क्योंकि माशी हालात उस वक्त खराब थे। तो अब हम रिलोकेशन ऑफ चाइनीज इंडस्ट्री कर रहे हैं। अगर ये हो जाती तो ये कैपेसिटी पेमेंट स्प्रेड आउट हो जाती और इस तरह महसूस ना होती। देखें, दूसरी बात ये कि हुकूमत तो बिल्कुल सारे मुद्दों को रिव्यू भी कर रही है, लेकिन हमें हकायक भी पता होने चाहिए कि कैपेसिटी पेमेंट क्या है। कैपेसिटी पेमेंट अब अगर एक मिसाल के तौर पे हुकूमती IPP है, उसको भी कैपेसिटी पेमेंट मिल रही है, तो लोग सवाल करते हैं उसकी कैपेसिटी पेमेंट तो बंद करें। लेकिन उस हुकूमती IPP के पीछे ADB का लोन है और वो लोन तब भी वापस करना है हर महीने जब बिजली नहीं भी बन रही। तो ये कैपेसिटी पेमेंट है। तो क्या हम जो फाइनेंसिंग है उसको बंद कर सकते हैं, उसकी रीपेमेंट को? तो ये वो सवाल हैं कि जो हकायक से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन आप सवाल सबसे बड़ा तो ये पूछे ना कि जो एजाज गौहर साहब जो थे इंटीरियर मिनिस्टर थे, जो मिनिस्टर कॉमर्स थे, तो तब तो उन्होंने चू नहीं की, उन्होंने नींद की गोलियां खाई थी IPP के हवाले से। लेकिन आज जो है वो ये तमाशा लगा रहे हैं। मैंने कल के प्रोग्राम में मैंने सवाल उठाया था कि केयर टेकर वो मिनिस्टर है, आखिर में उनके पास फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर का भी चार्ज था, वो तब खामोश रहे। इसी तरह 4 साल जो PTI का दौर था उन्होंने भी रिव्यू किया और वो पहली दफा रिव्यू नहीं हुए ये मुद्दे, ये मुशर्रफ के दौर में भी रिव्यू हुए, उससे पहले भी, उसके बाद भी रिव्यू हुए। तो ये दूसरी तीसरी दफा इन्होंने किया, हम भी रिव्यू कर रहे हैं और अगर कोई गुंजाइश निकलेगी तो जरूर अवाम को वो बेनिफिट देंगे। लेकिन हमें हकायक जानने होंगे कि क्या पॉसिबल है, क्या नहीं पॉसिबल। अभी हम चाइना जो वक्त भेजा प्राइम मिनिस्टर ने, वो जमात इस्लामी का तो धरना तब नहीं हुआ था, पहले से डिसाइडेड था कि वो जाएंगे। तो हम तो पहले ही डेट रीप्रोफाइलिंग की बात कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे हम बिजली के मसले को हल कर सकते हैं। हम लोकल कोल पे हमने तब्दील करना है, इम्पोर्टेड कोयले के प्लांट्स को। हमने ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर रिकॉर्ड PSDP रखा है जिससे बिजली की कीमत कम होगी और एफिशिएंसी बढ़ेगी, लाइन लॉसेस कम होंगे। हम हर वो अभी डिस्कोस के बोर्ड्स बदले, मेरिट पे लगाए, जो थेफ्ट है उसके लिए स्पेशल यूनिट्स बनाए। हर इकदाम किया जा रहा है
कि ये जो थेफ्ट है, ये जो लाइन लॉसेस हैं और ये जो दीगर मामलात हैं इनको कंट्रोल करें। अच्छा, लेकिन इस पे ये बताइएगा राना साहब कि ये मामलात, ये आईपीपीज का मामला शुरू किसकी गवर्नमेंट में हुआ था, मंजूरी किसके जरिए हुई थी? नहीं, कह रहा हूं कि अगर आपने डैम भी लगाना है ना, अगर आप डैम भी लगाएंगे तो डैम की जो टरबाइन्स हैं वो भी बिजली आपको 3-4 महीने देती हैं, 8 महीने वो बिजली नहीं देंगे, लेकिन उसकी कैपेसिटी पेमेंट हर महीने, उस डैम की भी कैपेसिटी पेमेंट आप पे करेंगे, क्योंकि जो उसकी डैम की फाइनेंसिंग है वो उसकी पेमेंट हर महीने होनी है, उसकी जो इंश्योरेंस की कॉस्ट है वो हर महीने पे होनी है, उसके जो ONM के खर्चे हैं, जो मेंटेनेंस, वो हर महीने सैलरीज पे होनी है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये कि कैपेसिटी पेमेंट के बगैर प्लांट लग जाएं और टेक इट एंड पे इट हो जाएं, ये हवाई बातें। अगर आप टेक इट एंड सिर्फ 3 महीने बिजली की कॉस्ट, आप देखें 2 कंपोनेंट्स होते हैं बिजली के, एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट वो है जो ईंधन की कॉस्ट है, जो बिजली के ईंधन जो लगता है बिजली को बनाने में, वो कॉस्ट है। जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपकी फाइनेंसिंग कॉस्ट है, जो फाइनेंसिंग की रीपेमेंट है, वो किसी भी आईपीपी की आप खत्म नहीं कर सकते। जो हुकूमती आईपीपीज है उनकी भी नहीं खत्म हो सकती, वो तो पे करनी है। वो स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं कि पहले 10 साल जो कैपेसिटी पेमेंट्स होती हैं वो टॉप हैवी होती है, क्योंकि 10 हमारे मुल्क में जो आईपीपीज लगे हैं उनको लोन भी सिर्फ 10 साल के मिलते हैं। अगर वो लोन 25 साल के हो तो वो स्प्रेड आउट हो, तो कैपेसिटी पेमेंट कम हो। यही हम चाइना से बात कर रहे हैं कि आपने जो टॉप हैवी लोन्स दिए हुए हैं हमें 10 साल के, उसको आप पीछे ले जाएं, तो ये उससे कोई गुंजाइश निकल आएगी। तो बहुत सारी बातें इतनी जो हकायक से दूर हो रही हैं, जो पॉसिबल ही नहीं है। आपकी सोवरेन गारंटीज हैं, सारे मामलात हैं, लेकिन आप अवाम को गुमराह कर रहे हैं। इस मुश्किल वक्त में अवाम को इश्तिहाल दिला के उनको कंफ्यूज कर रहे हैं, उनको आप एक ऐसी उम्मीद दिलवा रहे हैं जो शायद हकीकत ना हो। तो ये बहुत सारा तो ये कैपेसिटी पेमेंट्स का जो मामला है, इस पे प्रोपेगेंडा हो रहा है। अच्छा, अगर इस पे प्रोपेगेंडा हो रहा है तो ये बताएं, पीटीआई की गवर्नमेंट ने भी लाइसेंसेस क्या दिए? और फिर अभी जो भी शायद मसूद साहब कह रहे थे कि जी हमने अपने दौरे हुकूमत में जो हमने उसको एक फिक्स रेट पे लगा दिया कि इस डॉलर रेट के ऊपर ही जाएगी पेमेंट, तो अगर वो ना होता तो आज तो फिर डॉलर रेट कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है, वो तो फिर मामला कई गुना ऊपर चला जाता। आईपीपीज जो एक्सपायरी की तरफ जा रही थी उनके साथ इन्होंने किया, अच्छी बात है, हम भी रीनिगोशिएट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा है, आधे रुपए का या पता नहीं 70 पैसे का फर्क पड़ा। अब अच्छी बात है, लेकिन कोई चेंज नहीं आ गई, तब्दीली। वो एक दो जो चंद आईपीपीज थी उनके साथ इन्होंने ये ऐसा जरूर किया, हम भी कर रहे हैं और ये गुंजाइश निकाली जाएगी। लेकिन देखें, बात जो समझने की है कि ये सोवरेन गारंटीज आपने जब वायलेट की तो आपको $900 मिलियन फाइन देने पड़े रेकोडेक के ऊपर। तो बाकी बात ये कि अगर इतना ही इसमें फ्रॉड था, इतना ही कोई बोरियां भरी जा रही थी, तो पीटीआई के पास भी 4 साल थे, वो भी बंद कर सकते थे। तो क्यों नहीं बंद हुए? क्योंकि बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, बहुत सारा जो है लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये हकायक हैं, इसके ऊपर काम हो रहा है और इंशाल्लाह अवाम के लिए अब हमने 200 यूनिट से नीचे जो है वो रिलीफ दिया हुआ है। 20 रुपए का यूनिट है, बल्कि 15 रुपए का यूनिट है, जो 3 महीने है इस साल के शुरू में। और इंडस्ट्री को हमने 175 अरब का पैकेज दिया है और हम हर पॉसिबिलिटी पे काम कर रहे हैं जिससे ये शोबा रिफॉर्म होगा। इसको रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, जो बिजली की बिल कॉस्टिंग को नीचे लेके आएगा। हर शोबे, हर लेवल पे काम। ठीक है, अब मैं ये आपने 200 यूनिट वाली बात की, उसमें लोग ये कहते हैं जी हमारे 200 यूनिट होते नहीं है, लेकिन उसको फिर जानबूझकर इदारा यानी कि जो लेस्को है या फेस्को है या के इलेक्ट्रिक है या कोई भी कैपको होगा, वो उसको बढ़ाकर फिर 200 प्लस पे ले जाता है और इस तरह से हमें बिल पड़ जाता है। देखें, अगर ऐसा है तो ये इलीगल है और उसके खिलाफ इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए और हमने करवाई भी है। तो ऐसी ये हमारी डिस्कोस को भी मैंने तभी कहा कि डिस्कोस के ऊपर हमने प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स बिठाए हैं जो इस तरह के मामलात हैं जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है उनको दुरुस्त करें। तो अगर किसी के पास कोई इसके अलावा सोल्यूशन है तो वी आर ऑल एयर्स। हम तो चाहते हैं कि हमें कोई शौक है कि बिजली और देखें, बात पता क्या है, आपने पूछा कि आपने बिजली महंगी की और वो गरीब आदमी का क्या सोचते हैं मियां साहब। देखें, अगर हम ये रीबेसिंग ना करते तो IMF का मुआहदा ना होता। IMF का मुआहदा ना होता तो फिच आपकी क्रेडिट रेटिंग गिरा देती और आपके जो
जो आपने डेट रीपेमेंट्स करनी है वो ना कर पाते तो रुपया डीवैल्यू होता, और अगर 350 पे रुपया चला जाता तो 25 से 30 रुपए यूनिट आपका बढ़ जाता। तो फिर हम कहाँ? तो पाकिस्तान के पास कौन सा कोई 200 ऑप्शंस हैं, हमारे पास तो थोड़ी सी स्पेस है जिसके अंदर हमने मनूवर करना है। अब आप इन हकायक को कहें कि हम इनको मानते ही नहीं है और इनको इससे बालातर हमने जो है वो चलना है, तो वो तो हकीकत नहीं है, वो तो फिर फ्रॉड है। फिर तो आप अवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। बिल्कुल ठीक। वीव गॉट टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर जी। ब्रेक के बाद वापस लौट के आएंगे तो जो अब तक कैपेसिटी पेमेंट्स को लेकर, आईपीपीज को लेकर राना एहसान अफजल साहब ने उसकी वजाहत की है, इस पर मैं बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब से उनकी राय लूँगा, और साथ में फिर ये भी कि जो पीटीआई पर और दफ्तर में छापा मारा गया उस पर इतलात ये आ रही हैं कि जी अनकरीब तफसील सामने आने वाली है, अगर अभी तक नहीं आई, कि जी ये रॉ के साथ मामला चल रहे हैं। और अभी मुझे 1-2 रोज़ पहले तो एक सीनियर सहाफ़ी ने यह भी कहा कि जी वो बरतानिया में जो पीटीआई का अकाउंट है ना उसमें रॉक की फंडिंग आती रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आफ्टर ब्रेक की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आईपीपीज़ को लेकर राना साहब ने अपना पूरा गवर्नमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके सामने रख दिया। पर बात यह है, देखें राना साहब ने गौर एजाज को भी तनकीद का निशाना बनाया, तो वो जो इंटरिम सेटअप था वो उसके अंदर मुझे नहीं समझ आती कि आज के सेटअप के अंदर या उस सेटअप के अंदर कोई फ़र्क था। गौर एजाज अगर थे उस वक्त, मतलब जो है मतलब मौजूद थे, तो आपके मोहसिन नकवी साहब भी तो इंटीरियर मिनिस्टर मौजूद थे। आज आपकी सबसे प्राइम मिनिस्ट्री जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री फेडरेशन की मोहसिन नकवी साहब के पास है। तो आप फिर मोहसिन नकवी साहब के भी जितने जो एक्ट्स थे एज चीफ मिनिस्टर पंजाब इंटरिम सेटअप के अंदर, उनको भी आप ओन करेंगे या डिसओन करेंगे? जिस तरह के इलेक्शंस के अंदर ये सारे मामला चले। और फिर एक बात कहते हैं जी डिस्कोस के, हमने बोर्ड जो हैं उनके अंदर दोबारा सारी उनकी मतलब जो है लोगों को उसके अंदर लेकर आए, नए बोर्ड से शील दिए। अब बात कीजिएगा, मैं इसमें तैमूर साहब आप कुछ बीच में इनपुट देना चाह रहे थे? नहीं आप चलें जी। मैं ये बात कर रहा था कि वो जो बोर्ड्स जिनकी दोबारा रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, मैं आज दावे से ये बात करता हूँ कि उन रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से उनके डॉक्यूमेंट्स निकलवाएं तो सारे एमपीएस एमएनएस के कोई बेटा है, कोई भतीजा है जो उन बोर्ड्स के अंदर बिठा दिया गया है। तो ये इस तरह जो है इन कैपेसिटी पेमेंट्स या इलेक्ट्रिसिटी की लाइट को कम किया जाएगा, मैं समझता हूँ इस तरह बिल्कुल भी नहीं होगा। जहाँ पे नेपोटिज्म होगी, जहाँ पे फेवरेटिज्म होगी, इदारों को काम नहीं करने दिया जाएगा। देखिए ये बार बार बात करते हैं कि हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, ये इदारे बनाए किसने थे? 86 से इनकी गवर्नमेंट चली आ रही है, 86 से लेकर अब तक इन इदारों को बनाया। आज कहते हैं जी, क्या चैलेंज करना चाह रहे हैं आप राणा साहब? चैलेंज करता हूं कि एक भी जो नया बोर्ड बना है वो सियासी नहीं है, एक भी बंदा किसी का भांजा भतीजा नहीं है जो अभी बोर्ड्स लगे। राणा साहब इसमें मैं पूरे दावे के साथ ये बात कह सकता हूं और अगली दफा उन डॉक्यूमेंट्स को आपके सामने लेकर आ जाऊंगा जिसके अंदर इन्हीं एमपीएस एमएनएस के जो नून लीग से हैं उनके भतीजे बेटों को बनाया गया है, इन डिस्कोर्स के अंदर जो है मेंबर्स बनाया गया है। और ये सारी चीज इंशाल्लाह मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। और दूसरी जो आपने बात की, मुझे आपकी बात के अंदर बड़ा तजाद लगता है। एक तरफ आप कहते हैं जी गर्मियों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस वजह से बिल ज़्यादा आते हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं जी हमारे पास कैपेसिटी है, हम लोग जनरेट कर सकते हैं, लेकिन लोड शेडिंग का मसला फिर आप क्यों नहीं हल करते? आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है सिर्फ लोड शेडिंग की वजह से, आप दे ही नहीं रहे। अगर कहीं पे लगी हुई है इंडस्ट्री तो वहां पे वोल्टेज पूरे नहीं है। आप जाकर ग्राउंड रियलिटीज को तो देखें कि वहां पे हो क्या रहे, लोग बेचारे तंग हैं। आप कहते हैं जी हमारे दौर के अंदर जब हमने रीनेगोशिएट किया तो 70 पैसे का फायदा हुआ। 70 पैसा यूनिट के हवाले से किसी गरीब आदमी से पूछ के देखें जिसको अगर 5,000 रुपया बिल आता था तो उसका बिल 3,500 पे चला गया था। बेशक छोटा सा इंपैक्ट है, लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट था। और फिर आप जो बात करते हैं कि हमारा आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट खत्म हो जाना था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना था, आईएमएफ ने हमें लोनिंग नहीं देनी थी, तो व्हाट अबाउट आवर सोशल कॉन्ट्रैक्ट विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री? वो भी तो आपने मुआहिदा किया हुआ है। आप गवर्नमेंट के अंदर आए हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट को भी तो फुलफिल करें। ठीक है, इस पर लोगों की जिंदगी को रैप अप दिस पर्टिकुलर पॉइंट आईपीपीस का, फिर उसके बाद आपके वो जो रॉ वाले इल्जामात हैं उसकी तरफ मुझे आना है। जी राना साहब, आप इस पर जरा इसको रैप अप करते हुए क्या कहेंगे? जी मैं कहूंगा देखिए ये तो अगर हम वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की आप जो बात कर रहे हैं वो तो बिल्कुल है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि अदर पिक्चर ये कि अगर 350 पे डॉलर चला जाएगा और फिर आपके 25 रुपए 30 रुपए यूनिट और बढ़ जाएंगे तो ऑप्शन पता है ना क्या करें? सर पिछले 2 साल की गवर्नमेंट के ऊपर देखें ना आप, उनकी पॉलिसीज की वजह से गए। जब हम छोड़ के गए थे उस वक्त कहाँ पे डॉलर का रेट था? आपने ये
देखा ना, हमने इस चीज को होते हुए देखा कि जब आपने IMF के मुआहदे को रद्द किया, उसको फाड़ के डस्टबिन में फेंका जाते हुए, जब आपकी हुकूमत जा रही थी, तो डिवैल्यूएशन भी हुई, बिजली भी दुगनी हुई, वो सब कुछ हुआ, वो आपके इस किरदार की वजह से हुआ, जिसको अब हमने संभाला दिया है। तो कोई ब्रेक लगी है, कोई महंगाई 11% पे दोबारा आई है, कोई बेहतरी की तरफ, कोई स्टेबलाइज हुआ है रुपया, कोई चीजें बेहतरी की तरफ बढ़ी हैं, और मुश्किल हालात हैं इस मुल्क में, कोई आसान नहीं है। था इस खुले झूठ को, जहन की लूट को, मैं नहीं मानता। हमारी जब गवर्नमेंट थी, मैं तो उस 3.5 साल के रिस्पॉन्सिबल हूं, अकाउंटेबल हूं, मैं अकाउंटेबिलिटी देने के लिए तैयार हूं। मूविंग फॉरवर्ड जी, तैमूर तालपुर साहब, कमिंग टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये PTI पे पाबंदी लगाना और अब जो नए इल्जामात सामने आ रहे हैं कि जी रॉ से फंडिंग PTI को मिलती रही है मुबैना तौर पे, ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है एक पॉलिटिकल पार्टी पे, जिसको नाकिदीन भी ये कहते हैं कि इट्स वेरी वेरी पॉलिटिकल पार्टी, वेरी पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी, इफ नॉट द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी। जहां तक बात है किसी पार्टी को बैन करना, तो पीपल्स पार्टी के नजरिए से ये बहुत चीज अलग है। ये अलग बात है कि PTNAP हैज लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इस मुल्क के साथ दुश्मनी में, इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट के साथ दुश्मनी में, इस मुल्क के लोगों के साथ दुश्मनी में। आपको पता है कि जिस तरह से इन्होंने एक्ट किया जब IMF का लोन के इश्यूज चल रहे थे, दे आस्क्ड देयर प्रोविंशियल मिनिस्टर्स कि वो भाई इसके खिलाफ बात करें कि लोन नहीं मिलना चाहिए हमें। आज भी बड़े दुख के साथ यही बात ये लोग करते हैं, आज भी ये खत लिखते हैं IMF को कि पाकिस्तान को लोन ना दे। क्या ये समझते नहीं है कि अगर ये लोन ना मिला हमें तो पाकिस्तान का क्या हशर होगा, हम दिवाली हो जाएंगे। तो एक चीज तो ये अपने करतूत से ही करें जो ये करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। सेकेंडली, इस बात में कोई शक या शुबा नहीं है कि PTI पाकिस्तान दुश्मन पार्टी है। हमने जब इस्लामाबाद में असेंबली के अंदर गाजा के फेवर में और इजराइल के खिलाफ वो किया, तो उस वक्त भी इन्होंने नारे मारे हमारे खिलाफ, यानी कि इजराइल को ये बैक करते हैं। नहीं, लेकिन साथ ही साथ आप जिनके इत्तेहादी हैं तैमूर तालपुर साहब, जब बाहर सेनेटर मुश्ताक साहब कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, तो उनके एहतजाज को रोका गया, पुलिस फोर्स इस्तेमाल की गई, तो एक वो भी तो एंगल है ना कि लोग बाहर एहतजाज कर रहे हैं, इसी इशू को लेकर एहतजाज कर रहे हैं, TLP एहतजाज करती है तो उसको फैसिलिटेट किया जाता है, कहा जाता है रिलैक्स, और जब ये दूसरी तरफ एहतजाज हो रहा था तो उनको वहां पर जोर जबरदस्ती से उनको वहां से रिमूव किया गया। मेरे ख्याल से हर किसी को फ्रीडम होनी चाहिए, अपना जो गुस्सा है, जो गम है, उसका इजहार करने की। ये पाकिस्तान का बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है सिटीजन का। हाँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम इनको इजाजत दें और वो जाकर तोड़म तोड़ी करें, प्राइवेट प्रॉपर्टी की तबाही करें, पब्लिक प्रॉपर्टी की तबाही करें, लोगों पे हमला करें, एम्बुलेंसेस जला दें, इनको भी इजाजत दी। तो उन्होंने ऐसा एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है जिसके बाद हमें डर लगता है कि ये क्या करने जा रहे हैं और ये आगे क्या करें, क्योंकि इनकी हर सोच में फितना है। ठीक, राना साहब आपकी क्या टेक है इस पे? इज योर गवर्नमेंट मूविंग ऑन दीज लाइंस? क्योंकि जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा कि एक तरफ आप मुल्क को ठीक करना चाहते हैं, मईशत को ठीक करना चाहते हैं, बड़े इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करना है और वो प्रायोरिटी है और सुबह दोपहर शाम उसी पे सर्फ होने चाहिए। वहीं पर आपकी पार्टी, ये जो रॉ वाली मैंने बात की है, रॉ से कोई शवाहिद ऐसे मौजूद हैं? किस तरह के शवाहिद हैं जो गवर्नमेंट के पास हैं, कोई अगर आए हैं तो, कि जी रॉ से फंडिंग मिल रही थी PTI को? देखें, आपने कभी सुना कि एक सियासी जमात जो है उसकी सोशल मीडिया टीम GSP प्लस के ऊपर हमला आवर हो जाए? कभी आपने सुना कि खतो खताबत लिखे गए IMF को कि आप इस मुल्क को कर्जा ना दें? यानी कि अब यहाँ पर लॉबियस्ट हायर किए गए कि पाकिस्तान की साख को खराब किया जाए। और अभी भी जो सोशल मीडिया के इनके जो शवाहिद मिले हैं वो बिल्कुल उसके अंदर जो है वो एक पाकिस्तान दुश्मन प्रोपेगेंडा के लिए जो है बहुत सारे शवाहिद मिले और इसके ऊपर इस एविडेंस को आगे लेके जाया जाएगा। यानी कि आप देखें कि आज इस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी है और वो भी, इसका भी क्रेडिट इनको जाता है कि इन्होंने वो TTP को पाकिस्तान में फिर से लाके इन्होंने सेटल किया और 600 अरब जो इनको मिले वो उन्होंने उस तरफ नहीं लगाए। तो इतने मुश्किल हालात है इस मुल्क में और आज भी ये जो है वो एक पोलराइजेशन की सियासत कर रहे हैं। हमने कहा कि हम अज़्म इस्तेहकाम करेंगे, इन्होंने उसको भी एक सियासी नारा लगा दिया कि ये हम नहीं होने देंगे इस मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ। मुझे जरा करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं उस बात को मिसकोट कर रहा हूं और ऐसा नहीं था कि जब आपकी 2013 से 18 के दरमियान हुकूमत थी
तो आपकी तरफ से भी एक कमेटी बनाई गई थी कि जिसने मुज़ाकरात करने थे टीडीपी के साथ, और उसमें मेजर आमिर साहब थे, उसके अलावा आई बिलीव इरफान सिद्दीकी साहब भी थे। तो आपकी तरफ से भी तो वो कोशिशें हुई, सो ये एफर्ट्स तो पहले भी हुई हैं। लेकिन उनको रीसेटल करना पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक अगर बातचीत हो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप उनको यहाँ रीसेटल करना शुरू कर दें और जो 600 अरब जो आपको मिले थे काउंटर टेररिज्म डेवलप करने के लिए वो आप करें ना, और आप जो है एक्शन ना लें इस तरह के एलिमेंट्स के खिलाफ, तो उस पर बिल्कुल सवाल उठता है कि आपकी क्या इंटेंशंस हैं इस मुल्क के। सो आपके पास ये रॉ वाले शवाहिद मौजूद हैं कि रॉ से फंडिंग मिल रही है पीटीआई को? देखिए, मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है और ये डिस्कस हुआ है कि एंटी स्टेट सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा था एंटी स्टेट पॉलिसीज के लिए, मुल्क के खिलाफ, मुल्क की जो सलामती के खिलाफ, मुल्क की जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन है जिससे वो हर्ट हो रही थी, मुतासिर हो रही थी, इस तरह का सोशल मीडिया ये जरूर उस तरीके से मैनेज कर रहे थे। अच्छा, और आखिर में आपने जो शुरू में एक बात कही थी वो आपने जुमला ऐसा ज़बरदस्त बोला था कि मैं मजबूर हो गया कि मैं इसको लिख लूं, कि जिसमें आपने कहा कि जी ये आपने जो इलेक्शन एक्ट है ये वही है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो आपने कहा कि जी अगर कहीं पर कोई सबक भूल रहा है तो उनको सबक याद दिलाया गया। तो ये सबक याद आपने सुप्रीम कोर्ट के उन 8 जजेस को याद दिलाया? नहीं, ये तो जो भूल गए उनको याद दिलाया है ना, उनको पता चल जाएगा। अच्छा। जो भूल गए थे कौन भूले हैं? सबक है 8 जजेस भूले हैं। जो आइन को तशरीह करनी थी और उन्होंने कहानी लिख दी। अच्छा, यानी कि वो अपना सबक भूल चुके हैं, पटरी से उतर चुके हैं, और आप उनको दोबारा से ट्रैक पे ला रहे हैं। जी जी, और आप उन्हें सबक सिखा रहे हैं। पार्लियामेंट अपना जो है वो राइट इस्तेमाल कर। ठीक है, क्लोजिंग कमेंट फ्रॉम यू जी बैरिस्टर साहब। सर, बात ये है, रॉ के हवाले से भी बात हो गई, जो है पीटीआई को दुश्मन जमात भी कह दिया। तो मुझे तो एक शेर याद आता है सर कि अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आएं कैसे। घर सजाने का तस्वुर तो बहुत दूर का है, पहले तय ये हो कि इस घर को बचाएं कैसे। राणा साहब, आप किन ये जरा मुझे पहले बता दें, ये आपने राणा साहब से कहा है कि तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे? ये राणा साहब को आपने कहा? हम तो इनके देखें ना, आज बेचारा रऊफ हसन को देखें, उसकी शक्ल से आपको दहशतगर्दी कहीं से नजर आती है। आप डॉक्टर यास्मीन राशिद को देखें कि उसकी शक्ल से कहीं पे आपको दहशतगर्दी नजर आती है, तो हम किधर चले जाएं? हमारे उस उमर सरफराज चीमा बेचारे को देखें, वहां पे इजाज चौधरी बैठा हुआ है। ये सारे सियासी लोग थे, इन लोगों ने इस पार्लियामान के अंदर, इन असेंबलीज के अंदर अपना किरदार अदा किया है। इन लोगों ने बहुत सारी कानून साजी के अंदर इस चीज को लेकर आए हैं, लेकिन आपको एक मिनट नहीं लगता और बिल्कुल आप शर्मिंदा नहीं होते ये बात कहने में कि ये लोग दहशतगर्द हैं। इन लोगों का रॉ के साथ जो है वो राब्ता है। कैसे कह सकते हैं आप ये बात? रऊफ हसन जैसा बंदा जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के आर्टिकल्स लिखता है पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, उसको आप कह रहे हैं वो दहशतगर्द है। और पीटीआई वो जमात जो आज जो है पूरा बच्चा पाकिस्तान का कह रहा है कि हमने वोट पीटीआई को दिया है। तो अगर आपको इस बात अपने आप के ऊपर इतना ही एतमाद है तो ट्राइब्यूनल्स को काम करने दें, ट्राइब्यूनल्स को काम। जो उसी इलेक्शन एक्ट के अंदर 180 दिन का टाइम दिया है, उस 180 दिन के अंदर इन ट्राइब्यूनल्स को फैसले करने दे। दूध का, लेकिन आप राणा साहब को इस बात का तो क्रेडिट देना कि जी पढ़े लिखे लोग भी शहबाज शरीफ साहब की टीम में मौजूद हैं, कि यहाँ पे जब मैंने उनसे कहा कि आपके पास शवाहिद हैं तो उन्होंने यहाँ पे कह सकते थे कि जी ऐसे शवाहिद हैं कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे, आपकी रातों की नींदें उड़ जाएंगी, और मैं आपके पास किसी ना किसी प्रोग्राम में लेकर भी आऊँगा शवाहिद, और फिर ये सोचेंगे जी वो शवाहिद देखा जाएगा जब दोबारा आएंगे और शवाहिद रखने पड़ जाएंगे। लेकिन उन्होंने ऐसी बात नहीं कि उन्होंने कहा जी मेरी नॉट टू माई नॉलेज। सर, इल्म शऊर देता है। राना एहसान अफजल साहब एक एजुकेटेड आदमी, और मैं हमेशा इनको अप्रिशिएट करता हूँ, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम एक पार्टी के साथ एफिलिएटेड होते हुए या एफिलिएशन रखते हुए हम कई दफ़ा जो है वो लाइन क्रॉस कर जाते हैं। जहाँ पे हमें मतलब स्टैंड लेना चाहिए विद इन आवर पार्टीज, हम वहाँ पे नहीं लेते। मैं आज इस बात को मतलब आपके सामने कहता हूँ कि जहाँ पे हमारे अंदर फॉल्ट्स मौजूद हैं उनको बिल्कुल आप बयान करें, हमारे सामने रखें, लेकिन खुदारा हमारे ऊपर दहशतगर्दी का, रॉ के साथ वाबस्तगी का, इंडिया के साथ ताल्लुक का खुदारा हमारे ऊपर ये इल्जाम ना लगाएं। हम वो लोग नहीं हैं, हम सियासी लोग हैं, पाकिस्तान को आगे लेकर चलना चाहते हैं। बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। राना एहसान अफजल साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और तैमूर तालपुर साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।